हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल आपके? 13 डेज तो अब बचे नहीं हैं। अब तो 7 से 8 दिन बचे हैं बस। जो बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं कि सर कैलकुलस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दो कि कैलकुलस को कैसे तैयार करें, क्योंकि अभी भी आपके पास 7 से 8 दिन हैं, है ना? तो आप जो बच्चे बिल्कुल ही कैलकुलस को छोड़ के जा रहे हो, तो उनको तो फिर मैं यही कहूंगा कि जो मैंने एक 3 घंटे की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सरप्लस और मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके 6 नंबर इजीली दिलवा देंगे। 6 से 7 नंबर भी आ सकते हैं उसमें, है ना? 15 में से, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है जो अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो 100% पूछा जाना ही जाना है उसमें से, है ना? बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं, एओडी बची है और इंटीग्रेशन बची है। देखो वो बहुत बड़ा है। अगर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत कर लो, कि जिससे कि आपका 15 में से 10 नंबर तक की तैयारी हो जाए। वो आपको कैसे हो जाएगी कि वो 3 घंटे की जो एक वीडियो है, वो आपको देखनी है। अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आता है, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना? मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज, ऑर्डर डिग्री निकालना, जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज है ना, ये एक या दो एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, हम लगातार अगर पैटर्न को देखें तो आधे घंटे की वीडियो है, आप वो एमसीक्यूज वाली देख लो। अगर आपको और एमसीक्यूज चाहिए हैं, तो सारे कैलकुलस के 2 घंटे की एक वीडियो में मैंने 60+ एमसीक्यूज करवाए हैं। उसमें मैंने सारे एमसीक्यूज करवाए हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी, मतलब जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं सब वो करवाए हैं मैंने उसमें। उसमें ज्यादातर एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भी हैं। तो वो 2 घंटे की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। तो जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कैलकुलस के एमसीक्यूज करवा दो, तो बेटा ऑलरेडी करवाए हुए हैं, चैनल पर मिल जाएगी आपको वीडियो। जाके देखो तभी मिलेगी आपको, है ना? बाकी जब मैं कैलकुलस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ना, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैलकुलस में आपको क्या-क्या करना है, तो उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दूंगा, आप वहां से देख लेना। ये टॉपिक है एओडी चैप्टर के, जिसमें डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा की मैं वर्ड प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिर आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम करनी है, तो वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने अपनी प्लेलिस्ट में करवाई है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है ना? अगर वर्ड प्रॉब्लम एमसी मैक्सिमम मिनिमा की आ गई, तो आपको और में चॉइस आ सकती है 5 नंबर में। अगर केस स्टडी में आ गई, तो फिर तो कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो उसमें से आना ही आना है। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल्स निकालने आने ही आने हैं, वो हर बार आ रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वर्ड प्रॉब्लम के अलावा, जो आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं। मतलब वो मैं आपको उसकी वीडियो में करवाऊंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा की वीडियो में करवाऊंगा। आज की वीडियो में मैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर और टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो, पहले समझ लो मेरी बात, कि टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बड़ा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। छोटा क्वेश्चन एक दो एमसीक्यूज आए हैं बस। इस वाले टॉपिक पर एक ही क्वेश्चन आया है, 2023 में आया था वो। ठीक है ना? उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, क्योंकि सिलेबस का तो पार्ट है। स्पेशली ये वाला टॉपिक में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई पूछता ही पूछता है इस टॉपिक के क्वेश्चंस, क्योंकि ये टॉपिक कोर मैथमेटिक्स में भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कोर मैथमेटिक्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अप्लाइड में भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ना, तो आज जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बनेंगे। क्या पता, हो सकता है कि सेम टू सेम ही आ जाए। और टेंजेंट एंड नॉर्मल के मैंने 3 क्वेश्चन ही लिए हैं बस, ज्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल पर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है टेंजेंट एंड नॉर्मल की, तो एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस कर लो, बहुत है। उतना बहुत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है ना? कुछ भी नहीं है। बाकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाए, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल के भी 3 क्वेश्चन करेंगे, और बाकी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ। नेक्स्ट वीडियो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम पर वीडियो आएगी।
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, कि जो बच्चे अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो तो ज़रूर कर लेना। और जिन बच्चों के पास टाइम है, तो वो ये भी कर लो, ठीक है ना? देखो क्योंकि हमारे चैनल पर हर वैरायटी के बच्चे हैं ना, तो सबके लिए सोचना पड़ता है हमें। और जिनको करना है, जिनको नहीं करना वो उनकी चॉइस है, ठीक है ना? आपको अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए हैं या फिर थोड़े से एवरेज चाहिए हैं मार्क्स, तो वो बच्चे कैलकुलस छोड़ के ही जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 65 मार्क्स पर अच्छे से फोकस करो, उस पर गलती मत करके आना, कैलकुलेशंस वगैरह अच्छे से आप कर सकते हो। कैलकुलस पर मैंने बताया ना कि 6 नंबर मैं आपको दिलवा सकता हूँ, बहुत ईज़ी है अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आता है, उसकी मैंने 3 घंटे की वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हो आप। ठीक है ना? बहुत बच्चों ने देख भी ली है वो ऑलरेडी, बट जिन्होंने नहीं देखी है, आप देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर क्या है। ये है कुछ नहीं, बस एक तरीके से समझ लो कि इसमें हमें डिफरेंशिएशन ही करना है। बस हमें समझना है कि किसका करना है और किसका नहीं करना, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज की बात होती है ना, वो एक्चुअल में डेरिवेटिव की ही बात हो रही है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट दिस साइड of a इक्विलेटरल ट्राइंगल टू साइड को हमने x ले लिया, तो यहां पर dx बाय dt यानी कि साइड में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहां पर ये सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब यही है। पूछा गया है कि एरिया में क्या इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, एरिया में क्या चेंज आ रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है जब साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, किसकी बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है ये। तो यहां पर साइड में x पुट कर देंगे क्योंकि हमने x लिया है। अब यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना? t के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और फिर चेन रूल से x का होगा dx बाय dt। क्यों हुआ ये? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट ऑफ t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां पर जब x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से फिर x का भी डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाय dt। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे कि कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका √3/2, ये 2 से 4 कट गया, x और इसकी वैल्यू dx बाय dt की वैल्यू 2 गिवन है, ये इससे ये कट गया। तो यानी कि यहां से आ गया, ये चीज आ गई √3x, ठीक है? 20 सेंटीमीटर पर पूछा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर 20 लिखेंगे, ये लिखने का तरीका होता है इसका। तो यहां से dA बाय dt कितना आ गया, ये आ गया 20 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में है तो पर सेकंड। तो बस यहां पर लिखेंगे कि एरिया इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? कैलकुलेशन एक बार देख लेना, वैसे तो सही है, ठीक है ना? dx बाय dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 2023 में इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का। तो अगर आपने ये चैप्टर करा है तो एमएल अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस आपने करे होंगे, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई होगी। आज की वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये भी आप अच्छे से कर लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है ना? एज इट इज क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है ये इन क्वेश्चंस को। A stone is dropped into a quiet lake। आपने देखा होगा कि अगर मैंने एक पत्थर फेंका किसी रिवर में, ड्रॉप किया अगर, तो इस तरीके से वेव्स बनती हैं, वेव्स बनती है ना, देखा होगा आपने। तो ये एक तरीके से सर्कल ही बना रहा है, और ये अगर सेंटर पॉइंट है तो रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रही है। तो इसका मतलब रेडियस में चेंज आ रहा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। एरिया में कितना चेंज होगा, एरिया क्या होगा, क्योंकि ये सर्कल बना रहा है, तो dA बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। यहां पर लिख देना आप भी कि डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dA बाय dt इक्वल टू 2πr, क्योंकि r का भी होगा चेन रूल से, ये हो गया।
तो 2 पाई आर इंटू में dr/dt की वैल्यू ये रही, तो ये आ गया कितना 7 पाई आर। अब यहां पर क्या करना है हमें, 7.5 के लिए पूछ रहा है वो कि अगर जब रेडियस 7.5 होगी तो क्या होगा। तो यानी कि r की वैल्यू 7.5 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7.5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 52.5 पाई एरिया है, तो आंसर ऐसे लिख देना है, बस लास्ट में लिख देना है कि एरिया इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, तो एरिया इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ने आंसर। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात, समझ आ गई ना ये वाली बात। तो एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, हमने ठीक है आर की जगह पे रख दिया रेडियस में। चलो देखो, ये 2 नंबर में क्वेश्चन इजीली बन सकता है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं 2 नंबर में इस चैप्टर में से, और सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे करवाए हैं, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है ना इस क्वेश्चन की सब कवर कर दी है। अ मैन 2 मीटर हाई वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। मान लो ये लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है जो कि 5 मीटर लंबा है। एक मैन है जो कि 6 मीटर पर सेकंड पर मिनट से चल रहा है। तो मैन मान लो यहीं पे खड़ा था इसके नीचे लैंप के, तो ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया मैन, ठीक है ना, यहां पर आ गया। तो मैन की हाइट 2 है, मैन की हाइट 2 मीटर है। बोला गया है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज। ये शैडो वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइंड द रेट एट विच द शैडो, देखो जब ये बॉय यहां पर खड़ा है या मैन यहां पर खड़ा है, तो लैंप पोस्ट यहां पर है, तो उसकी शैडो यहां पर पड़ेगी, ये शैडो बनेगी, ये शैडो बनेगी। तो अब यहां पर अगर मैं नेमिंग कर लूं कि ए बी सी डी, 10th में आपने सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वही लगेगा इसमें, वही लगेगा यहां पर। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होती है, पढ़ा होगा ये भी आपने, ये तो 10th में पढ़ा है। अरे 10th का याद है कुछ या नहीं, ये सब भूल गए कि सर 11th में आके तो सब भूल गए हम, हमें नहीं पता था कि मैथ्स ऐसी भी होती है, हम तो मजाक में ले रहे थे, है ना। चलो ए बी अपॉन ई सी, ठीक है ना, ए बी अपॉन में ई सी, जिसकी वैल्यू मुझे पता है, मैं उससे मुझे मतलब है, मुझे यहां से ए ई और ई डी से मतलब नहीं है। यहां से मैं ये मान रहा हूं कि ये जो मैन है वो यहां से यहां तक x मीटर आया होगा, और उसकी शेडो जो है वो यहां से यहां पर y बनी है, ठीक है ना। तो जब मैन यहां से यहां पर आया तो लिखा हुआ है कि उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो है dx अपॉन dt है, कितना 6 मीटर पर मिनट है, ये 6 मीटर पर मिनट है ना। ये मैन यहां था, ये यहां से यहां आया, तो ये डिस्टेंस हमने x ले ली, इसमें चेंज कितना आ रहा है 6 मीटर पर मिनट का आ रहा है। इसकी शेडो है cd जिसको हमने y ले लिया, वो पूछ रहा है कि इसकी शेडो में कितना इंक्रीज होगा, यानी कि शेडो में क्या चेंज आएगा, तो इसका मतलब वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है dy अपॉन dt की, ठीक है ना। तो चलो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि अब हमें इसी से मतलब है ना, तो BC बाय CD, ठीक है ना। BC हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं, ए बी सी, अच्छा सॉरी ए बी सी नहीं आएगा, ए बी डी वाला ट्रायंगल बनेगा ना, तो यहां पर आ जाएगा BD आ जाएगा ना, BD अपॉन में CD, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ए बी की वैल्यू 5 है, EC की वैल्यू 2 है, BD कितना है, BD x प्लस वाई हो जाएगा, और CD कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना, CD y आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, इसको इधर आके माइनस करेंगे तो 3y इक्वल टू 2x। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, टी ही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, इससे पता चल जाता है हमें। तो 3 dy अपॉन dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt, ठीक है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू टी की कर दिया, तो वैल्यू रख दो,
dy अपॉन dt तो हमें निकालना ही है, और dx अपॉन dt की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है ना, 2 × 6। तो यहां से dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गया कितना, इसको नीचे से अगर भेजा तो 12, 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ शेडो is increasing at the rate of 4 मीटर पर मिनट। क्लियर है इतनी बात। तो उसकी जो शेडो है वो हमारी इंक्रीज होगी 4 मीटर पर मिनट से, अगर जो मैन है वो 6 मीटर पर मिनट से चल रहा है तो। क्लियर है इतनी बात, समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको, ध्यान से देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम का यूज हुआ है, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होती है। क्लियर है इतनी बात, बस फिर वैल्यूज पुट करी है, डिफरेंशिएट किया है, आंसर आ गया। नेक्स्ट में बोला, ये लैडर वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चंस ले लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। द लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। जैसे मान लो कि ये वॉल है, जैसे आपने भी अपने घरों में करा होगा ये वाली काम, हम होता है ना कि वॉल के ऊपर ऐसे सीढ़ी रख के चढ़ते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करते हैं, हम घर की सफाई करते हैं, यही काम करते हो। दिवाली के टाइम पे मम्मी कह देती है ना कि बेटा चल तेरी हाइट पहुंच जाएगी ऊपर तक, चल सीढ़ी पे चढ़ जा और शुरू हो जा, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से सीढ़ी को एडजस्ट करते हो वॉल पे रख के, है ना, कि इतना भी ऊपर मत कर दो कि पता चले कि भाई छत से सीधे सर ही फट गया, है ना, ये वाला काम तो नहीं होता ना। तो देखो, अब जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, ऊपर से वॉल की सफाई कर दी, फिर जैसे जैसे नीचे आओगे तो आप क्या करोगे, वॉल सीढ़ी से उतर के आप फिर क्या करते हो, एडजस्ट करते हो ना, एडजस्ट करते हो, थोड़ा सा उसको आगे की तरफ मूव करते हो ना, कि जिससे कि वो नीचे की तरफ आ जाए सीढ़ी। तो यहां पर वही बोला गया है कि आ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है ना, वॉल से दूर खींचते हैं हम, तभी तो वो नीचे आता है। जब हम वॉल से इसको लैडर को देखो, ये जैसे ऐसे मान लो, चलो सुनो, ये वॉल है, ये लैडर है, ठीक है ना, ऐसे रखिए लैडर, ऐसे रखती है लैडर। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसको इसके पास लेके जाएंगे तो ये तो बिल्कुल चिपक जाएगी इसके पास आके। अब हमें दूर लेके जाना है, तो लैडर ऐसे है, तो अगर मैं दूर लेके आऊंगा तो ये दूर, देखो दूर हो रही है, तो ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है लैडर, ठीक है ना। तो वॉल की हाइट मतलब कम हो रही है, वॉल तो उतनी है, लेकिन जब पहले लैडर यहां आ रही थी, अब यहां आ रही है, तो वो हाइट कम हो रही है ना। वो ये पूछ रहा है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। जैसे ये लैडर है, ठीक है ना, ये वॉल है, ये वॉल का काम कर रहा है, और ये लैडर है। तो इस लैडर को मैं पुल कर रहा हूं, पुल करके मैंने ऐसे करा, खींचा इसको, तो फिर ये यहां से ऐसे हो गया, ये नीचे की तरफ ऐसे आ गया, इस तरीके से हो गई लैडर को मैंने पुल किया तो, है ना। तो वो ये कह रहा है कि जहां जब वो पहले वो यहां थी, पहले यहां थी वो लैडर, यहां थी, अब वो यहां आ गई नीचे। तो इस वाली हाइट में जो चेंज आ रहा है ना, ये बताना है हमें। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो वैसे इतनी आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये बोला है कि लैडर 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर है लैडर, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से हम वॉल को इधर मूव कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको x ले लिया, तो इसका मतलब ये dx बाय dt हो जाएगा मेरा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल। तो इसका मतलब ये चीज मेरी x हो गई, और ये वाली चीज मेरी पूरी y ले लूंगा मैं, है ना, ये वाली चीज मैं पूरी y ले लूंगा। तो वही कह रहा है कि जो हाइट है ना उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो dy अपॉन dt मुझे निकालना है। इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी को ही मुझे आगे डिफरेंशिएट करना है,
डिफरेंशिएट करना है। तो 25 इक्वल टू 2x dx बाय dt प्लस 2y dy बाय dt। क्लियर है इतनी बात? ये क्या किया मैंने डिफरेंशिएट कर दिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। अच्छा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है। अब यहां पर ध्यान से देखो तो हमें एक चीज और गिवन है कि हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, कितनी हाइट वॉल मतलब इसकी जो डिक्रीज होगी व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कि वो 4 मीटर हमने दूर करी है तो हाइट कितनी नीचे हो जाएगी, उसमें कितना डिक्रीज होगी। तो यहां से x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, x की वैल्यू फुट ऑफ द लैडर, हाँ ये x 4 मीटर गिवन है, तो हमें y भी तो चाहिए होगा, तो y हम यहां से निकालेंगे। देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो x में, क्योंकि हम x ले रहे हैं इसकी लेडर को जो पुल कर रहे हैं, तो 16 आ जाएगा ये प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से ध्यान से देखो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना, 3 आ जाएगी। 3 कैसे आ गई है, उधर जाके माइनस किया तो 9 आया, और ये कितना आ गया √9 3 हो गया। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई x कितना है 4, x तो 4 है ना, हाँ, और dx बाई dt कितना है 2 है, प्लस 2 इंटू में y कितना है, y अभी मैंने निकाला 3 है, और यहां से ये dy अपॉन dt तो मुझे निकालना है, और इक्वल टू में 0 था। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 6 dy अपॉन dx dy अपॉन dt सॉरी, तो 6 dy अपॉन dt इक्वल टू -16। तो dy अपॉन dt का आंसर कितना आ गया, ये आ गया -16/6, यानी कि माइनस का 8/3। देख लो माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर हाइट जो है वॉल की ना, जो हाइट है, हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3। आंसर किसमें छोड़ना है, मीटर पर सेकेंड। देखो हाइट जो है ना, वॉल की जो हाइट है वो कम नहीं हो रही है, जब हम लैडर को नीचे ले रहे हैं ना, तो वो जब जितनी वो ऊपर थी पहले, और फिर वो जितनी हमने नीचे पुल करके उसको किया, तो उस बीच में वो कितना डिक्रीज हुआ है वो पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि सर वॉल की हाइट कैसे कम हो जाएगी, वॉल तो उतनी रहेगी, वॉल की हाइट की बात नहीं कर रहा वो, ठीक है ना। ये ध्यान समझने आपको, हाइट ऑन दी वॉल लिखा है, ऑफ दी वॉल नहीं लिखा। चले आगे, बताओ समझ आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो क्वेश्चन और हैं बस इस टॉपिक के, और सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं मैंने। सेंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप है, एक पाइप है, इससे सेंड आ रहा है। तो आपने देखा होगा जो रेत का ढेर होता है ना, रेत का ढेर आपके घरों में भी काम चल रहा होगा या आस पड़ोस में काम चलता है, तो आपने देखा होगा कि जो रेत का ढेर होता है ना, वो कोन की शेप बनाता है ना, कोन की शेप। तो यहां से एक पाइप से अगर रेत आ रही है तो वो इस तरीके से फैल गई है, वो इस तरीके से फैल गई है कि उसने कोन की शेप ले ली है, ठीक है ना, कोन की शेप ले ली है, ठीक है जी। इसका जो वॉल्यूम दे रखा है हमें, वॉल्यूम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखो इस पाइप के अंदर से जितनी भी रेत आ रही है वो यहां पर आ गई, तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, जो इस पाइप के अंदर से रेत आ रही है और उससे ये बना रही है, तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है ये उसी के वॉल्यूम की तो बात दे रखी है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज, जो हाइट है, वो 1/6 है रेडियस की, तो यानी कि यहां से r की वैल्यू 6h आ गई, ठीक है। हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है πr²h, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूलेस कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे अगर आप ये वाला टॉपिक कर रहे हो तो वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई, आर की जगह पर मैंने ये रिप्लेस कर दिया, क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि यहां पर पूछा गया है मेरे को कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब हाइट में क्या
चेंज हो रहा है, मतलब हाइट इंक्रीज कर रहा है ना, तो हाइट की बात करनी है मुझे, तो यहाँ पर मुझे आर को भी एच में बनाना पड़ा, क्योंकि मैं तभी डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि जब एक ही वेरिएबल में हो। यहाँ पर आर भी आ रहा था, एच भी आ रहा था, तो मैं ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था, तो मुझे आर को एच में बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे एच के बारे में ही कमेंट करना है। अब यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट जैसे ही मैं करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा तुम्हारा डिफरेंशिएट करते ही कि अच्छा इसको पहले ऐसे लिख लो, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो कि v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू में 36 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया एच क्यूब हो गया ये, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 और 2 आ गया, तो यहां से v आ गया 12 पाई एच क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करोगे यहां पर तो ये 12 पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। एच क्यूब को जब करोगे तो वो 3h स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में फिर चेन रूल से एच का भी होगा, तो डी एच बाई डी टी आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ जी। डीवी बाई डी टी हमें गिवन है क्या? हाँ गिवन है, देख लो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वो यहां पर पुट कर देंगे, तो 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर, और डी एच बाई डी टी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा अब क्या होगा, सही किया ना हमने, ये कैलकुलेशन वगैरह सब ओके है, चेक कर लो एक बार भाई। 6 6 36 है ये, तो जब इसको 3 को इससे काटा तो कितना आ गया, 12 ही आ गया। हाँ जी सही है बिल्कुल। अब इस 12 से ये 12 कट हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा, इक्वल टू में पाई इंटू में 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। हमें डी एच बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/पाई इंटू में 3 इंटू में एच स्क्वायर। अब यहां पर हम एच स्क्वायर की एच की वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में बोला है कि 4 सेंटीमीटर जब होगी हाइट तब क्या चेंज होगा, तो 1/पाई इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 इंटू 3 यानी कि 48, तो 1/48 पाई। बस ऐसे ही पाई में ही आंसर छोड़ना है, ठीक है ना। हाइट की बात हो रही है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, पर सेकंड आ जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे आप अपना आंसर यहाँ पे लिख के आ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करके आप आंसर लिखोगे कि हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है इतनी बात? चलो समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। 6 ही क्वेश्चंस करवाए हैं बस, ज्यादा नहीं करवाए, 6 ही क्वेश्चन करवाए हैं और सारे क्वेश्चन टॉप क्लास करवाए हैं। अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द हाइट ऑफ दिस, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द काइट इज दिस, हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट। द हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 मीटर। थोड़ी सी पहले इसको फिगर बनानी पड़ेगी आपको कि 1.5 मीटर की हाइट है, ये एक बॉय है, ठीक है ना, ये एक बॉय है। तो अगर बॉय यहां पर काइट उड़ा रहा है तो ग्राउंड से काइट की जो हाइट है ना, टोटल हाइट यहां से पूरी, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो पूरी 15.5 हमें दे रखी है, ठीक है ना। ठीक है जी, चलो यहां तक बॉय की हाइट थी ये, और यहां से पूरी ग्राउंड से लेके ऊपर तक जहां तक काइट फ्लाई कर रही है वहां तक 1.5 है। वो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, यानी कि काइट इस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, काइट यहां आ गई, ठीक है ना, यहां आ गई, तो यहां पर हमने बोलेंगे कि यहां से यहां तक उसने x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, ठीक है ना, और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो काइट फ्लाई कर रही है, इस तरफ आ रही है। तो हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट, तो जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग ये इसमें क्या चेंज आएगा, ये कितने फास्ट इंक्रीज होगी जब काइट जो है वो 250 मीटर अवे है फ्रॉम द बॉय। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्या पूछ रहा है वो, तो इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम y ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहां पर a b c ट्राइंगल बना लूं तो AC की हाइट कितनी हो जाएगी, AC कितना हो जाएगा, ये पूरा 1.5 है, बॉय की हाइट इतनी है,
तो इसका मतलब AC कितना आ जाएगा 15.5 माइनस 1.5 यानी कि 150 मीटर आ गया। ठीक है जी, यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो ये 90 डिग्री बना रहा है, इसके सामने होगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, क्योंकि AC की हाइट 150 मीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां पर 150 आ गया। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 2x dx अपॉन dt प्लस में 0, क्योंकि 150 तो कांस्टेंट है। यहां पर हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ द काइट इज दिस, यानी कि हमें dx बाय dt इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। dx बाय ये जो x था ना, ये इसमें जो चेंज आ रहा है वो ऐसे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, मतलब एक सेकंड में वो 10 मीटर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ये मतलब हो गया इसका। तो हमें dy अपॉन dt निकालना है, तो यहां में हमें x और y की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है ना, यहां से y की वैल्यू भी हमें गिवन है, जो y है 250 मीटर है ना, कि मतलब एक्चुअल में जो स्ट्रिंग थी वो 250 मीटर थी। तो वो यही पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट। तो x की वैल्यू निकालेंगे इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से निकालेंगे। यहां पे लिख लेते हैं इसको कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 150 का होल स्क्वायर। तो y कितना है 250 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22500 और ये आ जाएगा 62500। माइनस कर देंगे इसको, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका कितना 4000, कितना आ जाएगा ये 4000। तो x कितना आ जाएगा, तो यहां से x आ जाएगा, x आ गया कितना 200 मीटर आ गया। y हमें पता ही है, तो बस यहां पर पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई 200 इंटू में 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू अपॉन में 250 इंटू 2 500। इसको कट कर लो, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो बोला है कि हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट, तो कितना स्ट्रिंग कितनी मूव कर रही है, स्ट्रिंग में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग समझ गए ना, जब आप पतंग उड़ाते हो तो वो वाली जो स्ट्रिंग होती है वो समझ गए, उसकी बात हो रही है। क्लियर है इतनी बात? काइट वाला क्वेश्चन करवा दिया, स्टोन वाला क्वेश्चन करवा दिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करवा दिया, लैडर वाला क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है ना, और वो जो कोन वाला क्वेश्चन है करवा दिया। 6 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आया इसमें से ही आएगा इस बार। ठीक है, नहीं तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो बाकी एमएल अग्रवाल में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो तो आप कर ही लोगे, वो तो और इजी है। ठीक है जी, टेंजेंट एंड नॉर्मल के मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा कि इसमें करना क्या है। बाकी है ये इजी, होता कुछ नहीं है इसमें, बस वही है इक्वेशन टेंजेंट की और नॉर्मल की ही निकालनी होती है हमें, बस कंडीशंस अलग अलग दे रखी होती है। अगर आपने एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस करे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो वो तो फिर उनको तो समझ में आएगा नहीं। स्लोप ऑफ द कर्व दिस एट दिस इज -1, फाइंड ए और बी। तो 2y स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी। स्लोप ऑफ द कर्व हमें -1 गिवन है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ द कर्व की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो 2 जब 4 हो जाएगा वो, और 4y dy अपॉन dx हो गया। ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर कितना आ जाएगा 2ax, क्योंकि a तो कांस्टेंट ही है, x स्क्वायर का 2x हो गया, b का 0 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि dy अपॉन dx की वैल्यू -1 है। बोला है ना कि स्लोप हमें निकाल के दिया हुआ है -1 इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी कि 1, -1 पर निकाल के दिया हुआ है। इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है,
और वो dy अपॉन dx की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि ये स्लोप हमें निकाल के दिया हुआ है और पॉइंट बताया हुआ है कि इस पॉइंट पर स्लोप हमें -1 गिवन है, तो a और b की वैल्यू बतानी है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू में इक्वल टू 2 है, तो a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई निकल के। b निकालना है हमें, b निकालना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में ही पुट कर दो, मतलब इसी में ही पुट कर दो। तो 2y स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, x और y की वैल्यू भी पुट कर दो और a की वैल्यू भी पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर इक्वल टू a है ये और ये है इतना, तो यहां से हमारी b की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात, बताओ समझ आ गई ना। तो ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू में 2 प्लस b, तो यानी कि b की वैल्यू यहां से 0 आ गई। तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 0 आ गई। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया आपका कि कैसे करना है। अगर एक नंबर में भी आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आप करके आ सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस अभी तक 2 या 3 नंबर में तो नहीं बने हैं, 1 मार्क्स में पूछे गए हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट बताना है कर्व पर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो मैं ये वाली कंडीशंस कह रहा था कि आपको ऐसी कंडीशंस ना, आपको ऐसी कंडीशंस दी जाती है, ये आपको लगानी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं, तो अगर कोई कर्व है, मान लो ये कर्व है, ऐसे कर्व बन रहा है और इस पर ये एक टेंजेंट ऐसे बन रही है, ये टेंजेंट ऐसे बन रही है, थोड़ा सही से बना लेते हैं कर्व। तो ये टेंजेंट मान लो इस पर ऐसे जा रही है, टेंजेंट जा रही है ना, इस टेंजेंट के स्लोप को ही तो बोलते हैं dy अपॉन dx। जब ये चैप्टर पढ़ाया था उसमें समझाया हुआ है कि ये टेंजेंट जो बन रही होती है ना कर्व पर, उस टेंजेंट के स्लोप को बोलते हैं dy अपॉन dx। ये जो है x के पैरेलल है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये टेंजेंट इस x एक्सिस के पैरेलल है, ये क्वेश्चन ने बोला है। जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके बीच में एक फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, क्योंकि स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, टेन थीटा। एंगल 0 बनता है तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना। ये 11th क्लास में पढ़ते हैं हम। और जब परपेंडिकुलर होता है, जब परपेंडिकुलर का केस होता है, तो उस केस में 1090 नॉट डिफाइंड होता है, तो हम उसको 1/0 की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। एंगल उस केस में 90 बना जब परपेंडिकुलर की बात हो गई। परपेंडिकुलर के केस में एक कंडीशन और होती है कि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, वो अभी आगे वाले क्वेश्चन में अप्लाई करवा के दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां पर y इक्वल टू 2x स्क्वायर -6x-4 है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 4x-6 आ गया यहां से डिफरेंशिएट करके। अब यहां से क्योंकि स्लोप जो है, यहां से स्लोप ही निकलती है, ये स्लोप ही निकलती है इस कर्व की, तो ये एक्चुअल में 0 है, तो यहां पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा यहां से कितना 3/2 आ गया, x 3/2 आ गया। जब x 3/2 आ गया तो y कितना आएगा, पुट कर दो उसमें, उसमें पुट कर देंगे हम x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3/2 का होल स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई 3/2 -4। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा 9/2, 9/2 आ गया माइनस 9 -4, तो y इक्वल टू 9/2 माइनस का 13 आ गया। तो यहां से कितना आ गया y, ये 13 आ गया ना, देख लो -9 और -4 कितना हो गया -13 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 -26/2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसको माइनस करेंगे, -17/2। तो जो पॉइंट है वो क्या आ गया, वो जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो आ गया 3/2 -17/2। ये पॉइंट आ गया निकल के जो पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कि जो कर्व मैंने बनाया है इस कर्व पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो वो यही कह रहा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस का केस आएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, तो आपको ये सोचना है क्यों, क्योंकि देखो उस केस में ये चीज वाई एक्सिस के पैरेलल है, उस केस में स्लोप 0 नहीं होगी, उस केस में 1090 होगा, यानी कि 1/0 लेंगे हम, ठीक है ना, 1/0 लेंगे। 1/0 वैसे नॉट डिफाइंड होता है बट यहां पर हमें लेना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन ये है, बस लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन इसके करवाए नहीं मैंने। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब आपने 11th में अगर पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि एक लाइन की इक्वेशन ये होती है जिसमें ये m स्लोप होती है। तो इससे हम पता करेंगे अपनी स्लोप, क्योंकि वो ये कह रहा है कि इसकी जो स्लोप आएगी ना वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये दो लाइंस जो हैं आपस में, मतलब ये कर्व परपेंडिकुलर है विच इज परपेंडिकुलर टू द इस लाइन, ये कर्व इस लाइन के परपेंडिकुलर है। समझ आ गई बात कि कर्व ऐसे बनाया कि वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि यहां से जो इसकी स्लोप आएगी, जो इसकी स्लोप आएगी उसका प्रोडक्ट लेके -1 के इक्वल रखना है, दूसरी वाली स्लोप निकल के आ जाएगी। कैसे, अभी समझाता हूं। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा, ये 14y इक्वल टू -x -4, तो y आ गया -1/14x और -4/14, ठीक है ना। कंपैरिजन करो इससे, तो m की वैल्यू आपको दिख रही होगी -1/14 आ रही है, तो इसको हम m1 से डिनोट कर देते हैं। ये इस लाइन की स्लोप आ गई, इस लाइन की स्लोप है ये। वही कह रहा है कि इसकी जो मतलब जो ये लाइन है वो इस कर्व के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि इसकी जो स्लोप होगी और इसकी जो स्लोप होगी उनका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस, मतलब उनका प्रोडक्ट -1 होगा। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। ये कर्व और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप भी परपेंडिकुलर हुई। तो परपेंडिकुलर की सिचुएशन होती है कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका मतलब -1/14 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहां से m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ये जो है ये इस कर्व की स्लोप है, ये इस कर्व की स्लोप है। तो यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 2, ठीक है। स्लोप कितनी है, 14 है, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 12 इक्वल टू 3x² आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2, x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू +-2 आ गई तो y निकालो, तो फिर y की भी वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब जब x मेरा 2 होगा तो y कितना होगा, जब x मेरा -2 होगा तो y कितना होगा। जब x मेरा 2 है, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, y आ जाएगा निकल के। तो y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6। तो यहां पर अगर पुट करोगे तो 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, यानी कि y कितना आ गया, 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18 आ गया। -2 जब पुट करोगे तो -2 पुट करते ही -2 का होल क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6, तो ये कितना आ गया, माइनस का 8 माइनस प्लस 6, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, -12 प्लस 6, माइनस का 6 आ गया, ठीक है। दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वेशंस भी दो बनेंगी। तो अब यहां पर इक्वेशन ऑफ क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जब इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है कर्व, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट से। तो चलो निकाल लो। टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट की इक्वेशन, एक लाइन है ना, वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx, यानी कि स्लोप x माइनस x1। यही सेम फॉर्मूला आप 11th में भी पढ़ते हो स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, बस यहाँ पे dy अपॉन dx की जगह पर हम m लिखते हैं, वो भी स्लोप है। स्ट्रेट लाइन वाले में स्लोप को m से डिनोट करते हैं ज्योमेट्री में, और कैलकुलस में स्लोप को dy अपॉन dx से डिनोट करते हैं। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो y माइनस 18 इक्वल टू dy अपॉन dx कितना आया था, 14 आया था ना, 14x माइनस 2। तो y माइनस 18 इक्वल टू 14x माइनस 28, तो ये आ जाएगा 14x, उधर जाके -y, ये भी उधर चला गया, तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब पॉइंट
-2 -6 से पास कर रहा है तो ये आ जाए कितना, फॉर्मूला वही रहेगा सेम, तो y प्लस 6 हो जाएगा, स्लोप यही रहेगी, x प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो y प्लस 6 इक्वल टू 14x प्लस 28, यानी कि 14x माइनस y माइनस प्लस का 22 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ गई। तो दो आंसर निकल के आएंगे इसके। और यहां से भी आप देख लो लिखा था इक्वेशंस, इक्वेशंस यानी कि एक से ज्यादा इक्वेशन भी बन सकती है, तो दो इक्वेशंस बनेंगी टेंजेंट की। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन लेंथी हो गया, अगर आया तो 3 नंबर में आएगा, इससे कम में तो नहीं आएगा। ठीक है ना, देखो सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से करवा रहा हूं, जो भी करवा रहा हूं आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं करवा रहा। ठीक है ना, बस यहां पर हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। 9 क्वेश्चन करे हैं हमने, 6 क्वेश्चन करे हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, 3 क्वेश्चन करे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस करेंगे और मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, मतलब किसी एक साल में तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा दोनों में से क्वेश्चंस पूछे थे। जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के और मैक्सिमम मिनिमा के, वो इजी क्वेश्चंस हैं और उस लेवल के क्वेश्चंस ही वो पूछ रहा है। मैं मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और वो इजी भी हैं, तो वो आप करके आ सकते हो। नॉर्मल डेरिवेटिव ही करना होता है बस, उसमें बेसिक सा डेरिवेशन बस, और कुछ चीजें ध्यान रखनी है वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, तो जो बच्चे कैलकुलस कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बना दी है। एमसीक्यूज आप मांग रहे हो तो वो वीडियो डाली हुई है मैंने एमसीक्यू की, कैलकुलस के सारे एमसीक्यूज करवाए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज भी डल चुके हैं, वो देख लो, उसमें से कम 2 एमसीक्यूज तो एग्जाम में आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है ना, ऑर्डर और डिग्री पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जर्नल या पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पूछने के लिए, तो इन टॉपिक्स पर डिफरेंशियल इक्वेशन में से एमसीक्यू बनाए जाते हैं। तो वो आप देख लोगे ना, तो 2 नंबर आपके वहां से पक्के हो गए। ठीक है ना, 6 नंबर मैंने वो जो 3 घंटे की वीडियो डाली है उससे कवर हो जाएंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा की अगर मैंने वीडियो डालूं, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा मैं, वो आप अगर देख लोगे तो उसमें से अगर क्वेश्चन फंस गया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार तो 5 नंबर का भी आया है। तो 3 नंबर वहां से मान लो, 6 नंबर वहां से आ गए, 9 नंबर और 2 नंबर वो 11 नंबर हो गए आपके। बताओ, 15 में से 11 नंबर तो यही आ गए, 10 से 11 नंबर, और क्या चाहिए आपको? और इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है ये सब। ठीक है ना, तो मान लिया कि सिलेबस बहुत बड़ा है कैलकुलस का, वेटेज बहुत कम है 15 नंबर की, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो तो फिर हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगी ना, वो तो हमेशा ही सीबीएसई देगा अपने पेपर में कैलकुलस में से, चाहे जितना मर्जी कैलकुलस बड़ा हो। तो वही वही टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, वैसे तो पूरा कैलकुलस पढ़ाया है, बट इस टाइम पर मैंने वही वाली वीडियोस डाली हैं जिसमें से ज्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनका फायदा हो जाएगा। नहीं तो अब एक बार बताओ ना कि मेरे को क्या शौक है कि मैं आके इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहा हूं आप लोगों के लिए, और इस टाइम पर बना रहा हूं कि मुझे पता है कि इस टाइम पर बच्चे अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, वो ज्यादा वीडियोस नहीं देख रहे हैं, बट जो भी बच्चे देख रहे हैं कि कम से कम उनका तो फायदा होना चाहिए। अब बताओ मेरी बात सही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। आज हमने ज्यादा बातचीत नहीं करी है, बस खाली क्वेश्चंस करे थे, पढ़ाई करी है। ठीक है ना, चलो, जो भी वीडियोस डल रही हैं लगातार चैनल पर आ रही है, सारी फॉलो करो, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे अगर ट्रस्ट करते हो तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।